सम्मेलन के अध्यक्ष माननीय प्रकाश चंद जी, आज के इस कार्यक्रम के आयोजक, मंच का बहुत ही सुंदर तरीके से संचालन कर रहे भाई सिद्धार्थ गौतम जी, मंच पर बहुत ही सम्मानित विभिन्न संस्थाओं के अध्यक्ष और उनके कार्यकर्तागण, सीपी सिंह जी, देवियों, सज्जनों, बहुजन समाज के द्वारा आज का ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रखा गया है। और इस कार्यक्रम में ऐसा नहीं कि एक ही समाज के लोगों को बुलाया गया, हम लोगों को भी बुलाया। हमारी जो आपकी भावनाएं हैं उनको सुनने का मौका मिला और हमें भी अपनी बात रखने का मौका आपके द्वारा दिया गया। इसके लिए मैं सभी आयोजकों का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, जो आयोजकर्ताओं ने जो विषय रखा है वो बहुत ही सुंदर विषय है। आज के इस भारतवर्ष में जो स्थिति है, जो जिस तरह से भारत चल रहा है, उसके संदर्भ में ये जो विषय सबसे पहला ही रखा है इन्होंने, बढ़ती सांप्रदायिकता और घटती भारतीयता, बहुत ही अच्छा विषय है। साथियों, हम लोग आज देख रहे हैं कि एक दूसरे से द्वेष की भावना बहुत बढ़ाई जा रही है। जब हिंदुस्तान गुलाम था उस समय भी ये देश में विभिन्न जातियां थी, विभिन्न धर्म थे, लेकिन जब अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी तो उस समय सभी जाति, सभी धर्म के लोगों ने मिलकर उस लड़ाई को लड़ा और हमने जीता। साथियों, उसके अंदर जो सूझबूझ थी हमारे बुजुर्गों की, हमारे पूर्वजों की, उस सूझबूझ के कारण हम लोग सब एक होकर उस लड़ाई को लड़ा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं छोटा था तो गांव में रहता था। साथियों, सुनने की बात है, पुरानी बात से मैं शुरू कर रहा हूँ। बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, मैं गांव में रहता था और जब कई बार मौका मिलता था बारात में जाने का, शादी ब्याह में जाने का, तो जिस गांव में बारात जाती थी उस गांव में जब कार्यक्रम हो जाता था तो अगले दिन सुबह के टाइम हम लोग सब इकट्ठे होकर उस गांव में जाया करते थे और ये पूछते थे कि इस गांव में, हमारे गांव की कोई लड़की तो है। उस समय ये नहीं पूछते थे कि किस समाज की लड़की है, चाहे वो दलित समाज की हो, चाहे वो ओबीसी की हो। उस समय हम उसको बहन के रूप में जाकर रुपया देके आते थे, उसका सम्मान करके आते थे। तो वो थी एकता। उसी के कारण हम ये युद्ध हम लोगों ने जीता है। साथियों, सांप्रदायिक व्यक्ति कभी धार्मिक नहीं होता, वो अपने स्वार्थ के लिए धार्मिक हो सकता है, बल्कि ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपनी राजनीति करने के लिए, अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वो धार्मिक भावनाओं को भड़काकर सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करता है। हमें आज ऐसे लोगों से सावधान रहना है। हिंदुस्तान को आजाद हुए 70 साल हो गए। जो आज की
जिसे कहते हैं कि क्षेत्र में गुंडा, या ये कहिए कि जो अत्याचारी, अभी आप लोग कह रहे थे, तो जो अत्याचारी होता है उसका कभी कोई धर्म नहीं होता। वो अत्याचारी कभी किसी का सगा नहीं हो सकता। तो अत्याचारी हर समाज, हर जाति, हर उसमें मिलते हैं, लेकिन हम सबको इकट्ठा होकर उन अत्याचारियों का मुकाबला करने के लिए सभी समाजों को इकट्ठा होकर उन अत्याचारियों का मुकाबला करना है। आज की क्योंकि राजनीति मंच नहीं है, राजनीतिक मंच, लेकिन फिर भी जो सरकारों का दायित्व है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान इस देश को दिया है, उस पर ये सरकारें चल नहीं रही। अगर ये सरकारें चले तो अगर दो समुदाय में कोई झगड़ा होता है तो एक समुदाय पे मुकदमे कायम हो जाते हैं और एक को छोड़ दिया जाता है। अगर ये संविधान को मानने वाले लोग हैं तो जो बाबा साहब ने संविधान दिया है उसको मानने वाले ये लोग हैं, तो ये हिंदुस्तान दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, लेकिन उनके संविधान को ना मानते हुए आज इन लोगों ने आपस में लड़ाई का बहुत ज्यादा प्रचार शुरू किया। हिंदू और मुसलमानों की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। ये गांव है पास में अड़खला, मोहननगर के पास। मैं यहाँ जीवन ज्योति हॉस्पिटल के अंदर किसी से मिलने के लिए गया हुआ था, तो वहां मुझे एक मुसलमान मिला और उसने मुझे बाई चांस पूछ लिया कि आप कौन से गांव के हो, कहां से हो। तो मैंने बताया भाई मेरा गांव दिल्ली के अंदर है, आउटर दिल्ली में। तो जब मैंने बताया अपना गोत्र तो वो मेरे से चिपट गया, कहने लगा मैं भी आपके गोत्र का मुसलमान हूं। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ और मैंने उससे पूछा कि आप मुसलमान क्यों बने, कैसे बने। तो उसने बताया कि हमारे बुजुर्ग आपके गांव से निकास होकर यहाँ अड़खले गांव में आए थे और किसी बात में प्रॉपर्टी को लेके बंटवारे में चारों उसके 4 बेटे थे, उसके आपस में कुछ मनमुटाव हुआ। 3 भाई हिंदू रह गए, 1 भाई मुसलमान बन गए। अब मैं ये जानना चाहता हूं क्या वो बाप उन 4 बेटों में प्रॉपर्टी का उस एक का जो मुसलमान बना इससे हिस्सा नहीं है? क्या सिर्फ उस मुसलमान को निकाल के 3 ही लोग हिस्सेदारी, उसके 3 बेटे हिस्सेदार बनेंगे? नहीं, चारों को अपने बाप के हिस्से की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। मैं ये कहना चाहता हूं आज की जो परिस्थिति है, जो इस तरह का मनमुटाव हमारे बीच में घोला जा रहा है, ये उस तरफ जा रहा है जो भारतीयता की तरफ नहीं है, जो आपने रखा है इशू। ये इस तरफ जा रहा है कि अगर आपके 4 बेटे हैं, एक को आप कम करोगे, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, अगर आप उसको कम करेंगे, उसका गला दबाएंगे, उसका गला घोटेंगे, तो वो हाथ पैर मारेगा। और ऐसी स्थिति आज की इस देश में आने जा रही है कि वो जब हाथ पैर मारेगा, जब वो ये कहेंगे कि आप लोग हमें बर्दाश्त नहीं कर रहे तो हमें अलग कर देंगे, और फिर वो एक देश अलग मानेंगे और इस देश के टुकड़े होंगे, ये देश कमजोर होगा। देखिए, अगर ये देश है तो जाति धर्म सब लोग यहाँ रहेंगे। अगर ये देश कमजोर हो गया, इसके टुकड़े हो गए, तो आज ये जो सभा हम कर रहे हैं, अगर किसी और देश का राज हो गया तो ये सभा हम इतने खुले में इस तरह से नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज देश की स्थिति
स्थिति बड़ी गंभीर है। इस पर हमें विचार करना चाहिए। मैं आयोजकों का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ऐसा अच्छा इश्यू चुना है, इस पर चर्चा करा रहे हैं, लेकिन हमें उन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वो हमारे भाई हैं। अगर आप अलग करोगे, अभी पाकिस्तान आपका दुश्मन, चाइना आपका दुश्मन, आपकी फॉरेन पॉलिसी में नेपाल तक आपसे खुश नहीं, भूटान आपसे खुश नहीं, लंका आपके साथ नहीं। एक और जिस तरह का कार्यक्रम चल रहा है, अगर एक देश और बन गया तो ये हिंदुस्तान रहने वाला नहीं है। तो साथियों, मैं अंत में फिर सभी आयोजकों का धन्यवाद करता हूं कि बहुत अच्छा इश्यू इन्होंने लिया है। अंत में मैं थोड़ा सा अपने बारे में भी बता दूं कि मैं सूरजमल मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी जनकपुरी में स्थित है। हमारे 4 कॉलेज है वहां पर, एक प्रोफेशनल कोर्सेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, और 2 अभी हमने MBA के और LLB के शुरू किए हैं, और 3 हमने स्कूल बनाए हैं, एक शामली में, एक भादरगढ़ हरियाणा में, और एक बीकानेर में। और बीकानेर में जो है वो प्योर गर्ल्स का है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि तीनों स्कूलों में जो गर्ल्स का स्कूल है, लड़कियों का स्कूल है, वो बहुत ही अच्छा चल रहा है, 2000 की संख्या। और वहां पर मैंने देखा, मुझे ये सब बातें किस तरह से, जब मैं इंटरव्यू करने के लिए यहाँ से हमारी टीम जाती है, तो संस्कृत की जो टीचर्स आती हैं वो मुसलमान आती हैं। तो ये है देश, इस देश का। ये नहीं कि भाई वो संस्कृत नहीं पढ़ेगा, वो हिंदी नहीं पढ़ेगा, वो उर्दू नहीं पढ़ेगा। तो जब इंटरव्यू में और नंबर 1 पे रहती है तो हमें हमारा खुशी का ठिकाना नहीं होता। तो साथियों, अंत में मैं ये कह के अपनी बात खत्म करता हूँ, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है कि शिक्षा पे जोर दो, और शिक्षा के साथ साथ महिलाओं की शिक्षा पे, बहनों की शिक्षा पे, अपनी बच्चियों की शिक्षा पे जोर दो। उसका 2 फायदे होंगे साहब। एक फायदा होगा कि आपके अपने घर में लड़की पढ़ेगी तो पढ़ने का माहौल बनेगा, और दूसरे के घर में जाएगी, वहां पर फायदा मिलेगा। तो लड़की को पढ़ाने से 2 फायदे मिलते हैं। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। एक बात और कहकर मैं अपनी वाणी खत्म करता हूं कि शिक्षा ऐसी चीज है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें दी है। ये इसकी कभी चोरी नहीं होती, इसकी कोई डकैती नहीं डाल सकती, ये भाई बहनों में इसका बंटवारा नहीं हो सकता, और मरते दम तक आपके साथ रहेगी। आप यहां से विदेश में भी जाएंगे तो आप भूखे नहीं मर सकते। जब पाकिस्तान से लोग आए थे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर, तो जो पढ़े लिखे लोग थे, जिनके पास शिक्षा थी, वो अच्छे रोजगार पर लगे थे, और जिनके पास शिक्षा नहीं थी, क्योंकि सब उनकी प्रॉपर्टियां, बड़े बड़े मकान, बड़ी दुकान, बड़े होटल सब पाकिस्तान में रह गए थे, लेकिन जो शिक्षा थी वो उनके साथ यहाँ आई, और उस शिक्षा के कारण आज वो लोग तरक्की पर हैं। जिनके पास शिक्षा नहीं थी वो दूसरे कामों में लगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जो बाबा साहब ने हमें बताया है कि शिक्षा पर विशेष अपने परिवार पे, अपने समाज में सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए, और ये कभी बटेगी नहीं, चोरी नहीं होगी। इसी के साथ फिर मैं अंत में सभी आयोजकों का, खासतौर सिद्धार्थ गौतम जी, मेरे साथ विजय पाल चौधरी जी भी आए हैं, तो मैं सभी आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे सुना, मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।